जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। इसलिए बहुत वक्त ले लिया, आप सब बहुत वक्त से आए हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो कबीर से पूछो, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा, जाओ मुकदमा करो। मुर्दा सांप को सब देखे और जाए पूज पुजाया, और जिंदा सांप घर में आया, ले लाठी दौड़ाया। ये कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है। मछली न तरी जिसके गंगा में डुबकी लगाने से अगर तर जाते तो कबीर क्या पूछ रहे हैं? मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा, लगाओ मुकदमा। भाई हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो कहा है वही तो। और वो उनसे जाके कहो कि फलाने पे क्यों नहीं बोलते। अपने घर की सफाई अपना आदमी करेगा। अगर कोई अपने घर में झाड़ू लगाए और उससे कोई कहे कि तुम पड़ोसी का घर गंदा है, उस पर भी क्यों नहीं झाड़ू लगाते, तो उससे कह देना, पड़ोसी अपने घर में उसको जगाऊंगा कि गंदगी अच्छी चीज नहीं, वो अपना झाड़ू लगाएगा, हम अपना झाड़ू लगाएंगे। अपने अपने घर की सफाई सब अपने अपने करेंगे। इसलिए बात विज्ञान की होनी चाहिए, तर्क विवेक वैज्ञानिकता की होनी चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड ने देश का कबाड़ा किया है, बता नहीं सकते। हमारे यहाँ एक हमारे मित्र थे, कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहावत पूछी। मैंने उनसे कहा कि कहीं कहीं जाता हूँ तो लोगों को समझाने के लिए कुछ हमें उदाहरण चाहिए होते। तो उन्होंने कहा, जाके पूछिए सबसे बड़ा देसी आदमी, कहा इस देश में नाम रखा गया जिसका, और काम ठीक उसका उल्टा हुआ। तो उन्होंने कहा, कहावत कहना, ऊपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा। सुने पुराने लोग, ऊपरी पाथत, ऊपरी मतलब समझ रहे हैं, गोबर ऊपरी हुए, गोईठा ऊपरी कुल हुए कहला। और नाम क्या है? लक्ष्मीनिया, लक्ष्मी। और लक्ष्मी से क्या अर्थ निकलेगा? धन, संपत्ति, सम्मान। तो ऊपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल। अब मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे भोजपुरी की मिट्टी में ये है। लोग गांव में कहावत कहते थे कि ऊपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल, और अमरपाल तो चला जाता है, रह रह ठन ठन गोपाल। जिसका नाम अमरपाल है, देखो उसकी अर्थी उठ के जा रही है। मणिकर्णिका घाट यही ना है, कहा जाता है कि वहां आग बुझती नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। और वहीं बैठकर इसी देश के पुरखे संत कबीर ने लिखा कि संतों ये मुर्दों का गांव। और आज हमारा समाज अगर मुर्दा हो जाएगा तो जालिम लोग ही तो हुकूमत करेंगे, हम क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। इसीलिए ओबीसी में 46 में 56 एसडीएम बन गए। या तो आज तक आंकड़ा नहीं आया। आप लोगों को पता है, वकील साहब लोग, पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक समाज यहाँ बनारस का बैठा हुआ है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठ बोल दिया उसने कि ओबीसी में सारी मलाई ये जाति खा गई, हम मान गए, और हमारे भाइयों को भड़का दिया और हमसे किनारे लेके चले गए। बताओ, हाथ बढ़ाना होगा कि नहीं अपने भाई की तरफ? और इस कार्यक्रमों का सबसे बड़ा काम यही हो सकता है कि इस चीज को कैसे आगे लेकर के लड़ेंगे, कैसे आगे लेकर के चलेंगे। ये लड़ाई अगर हम न लड़ सके तो फिर इस लड़ाई को आगे ले जाकर के जीतने में मुश्किल आएगी। मैं आपसे गुजारिश करने जो आया हूं वो बात कह के जाऊंगा। एक बार आखिरी में लड़ाई जीती कैसे जाएगी? न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है, और वो एकता मुद्दों पे बनेगी। बौद्धिक समाज है, इसलिए एक बौद्धिक बात करने आया हूं। अब आज जाति, अभी लाल प्रताप सिंह ने बोला कि हमने मृत्यु भोज बंद कराया। मेरे पिता कॉमरेड थे, यही पूर्वांचल में। अपने पिता के मरने पर उन्होंने कोई मुंडन नहीं कराया, उनके मरने पर हमने नहीं कराया, क्योंकि मेरी माँ बहुत नाराज हुई कि ये तो संस्कार है। तो हमने कहा कि संस्कार तो तभी फलित होगा जब उसको मानने वाले के साथ हो। मेरे पिता जब उसे मानते ही नहीं थे तो मैं क्यों उसको कराऊं? ये तो उनका अपमान होगा। आज अपने आप मृत्यु भोज बंद हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये चीज कम हो रही है, राजनेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं। फ्री में जाओ, सब काम फ्री में होगा।
फ्री में शिक्षा चाहिए थी, फ्री में मिल कुछ और रहा है। अब क्या मिल रहा है ये मैं समझदार को इशारा काफ़ी बता के जा रहा हूँ। कोई उसको सच बोलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश करके जा रहा हूं कि सबसे बड़ी मुश्किल जो आई है उस मुश्किल से लड़ना और उससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सबसे बड़ा एक काम करना है, झूठ को कैसे सच में तब्दील करना है। आखिरी के 10 मिनट हम जानते हैं कि लड़ने वालों को अकेला कर दिया जाता है। अगर हम आज जाके कहेंगे कि अपनी जाति खत्म कर दो, कोई खत्म करने वाला नहीं है। लेकिन एक काम क्या कर सकते हैं कि जातियों के बंधन को तोड़ करके वंचितों, शोषितों, कमेरों की एकजुटता बना लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था, उसका अधिवेशन जब हुआ तो वहां पर बुलाए गए थे। आर.एल. चंदापुरी साहब थे, उस समय चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, पेरियार ललई सिंह यादव थे, बहुत सारे लोग ओबीसी समाज के थे। और उन्होंने दक्षिण भारत के रामास्वामी नायकर पेरियार को भी बुलाया था और वो यहाँ आकर के गए थे। पसमांडा आंदोलन के लोग वहां पर थे। पसमांडा आंदोलन के लोग इस देश को समझा रहे थे कि जैसे आपके यहाँ जुलाहा वैसे हमारे यहाँ जुलाहा, जाति धर्म बदल गया, जाति नहीं बदली। पसमांडा की बात नहीं होती इस देश में। और आज सबसे ज्यादा गरीबी, कमजोरी, मुफलिसी उन्हीं के पास है, लेकिन मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करके कुछ आखिरी में फॉर्मूला बस बताना चाहता हूं। जहां एकजुट हो सकते हैं वहां हाथ में हाथ मिलाकर एकजुट हो जाइए। अगर ओबीसी समाज के लोगों के हाथ में लाठी है और उस लाठी में ताकत है तो उस ताकत का इस्तेमाल कमजोर पर करने की बजाय अपने से ताकतवर पर रोक सकते हैं तो रोकने के लिए करिए, कमजोर पर मत करिए। आज तो इस बात की जरूरत है, एक दलित परिवार के घर पर कोई अन्याय अत्याचार हो तो अगर आप सच्चे ओबीसी हैं, सच्चे संविधानवादी हैं तो लाठी लेकर के कमजोर के साथ खड़े हो जाइए। आपके मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कमजोर के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप आदिवासी तबके पर कोई अन्याय हो रहा है और एससी और ओबीसी खड़े नहीं हो रहे, अगर अति पिछड़े समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और पिछड़े जाति की बाकी लोग नहीं खड़े हो रहे तो मुश्किल होगी लड़ाई। एक और बात कह रहा हूं कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। राजनीति हर लड़ाई नहीं जीत पाएगी, समाज तैयार होगा तो राजनीति बदल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश में राजनीति बदली और ऐसी बदली कि एनडीए को रोकने के लिए एक पार्टी ने पीडीए लॉन्च किया और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं बनने दी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बात है। कल्पना करके देखिए, वकील लोग बैठे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आ गया है कि नहीं, दस्तक दे रहा है कि नहीं। और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है ये बात सब लोग जानते हैं। एक देश, एक चुनाव, एक झंडा, एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा, एक जाति, बाकी सब प्रजा बन जाओ। देखो, जो नहीं बोलता है ना सच, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन से पहले इस देश को वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए शिक्षा बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। और मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, अगर ये 240 सीटें हो गई होती तो बताइए किसने कहा था कि 400 पार चाहिए और संविधान बदलना है? किसी और ने तो नहीं कहा था, उन्हीं के लोग कह रहे थे। और संविधान को भीतर से कमजोर करने के लिए क्या क्या ले आए? एक होता था चुनाव आयोग, पहले बचपन में कहानी सुनाते थे, एक था राजा, वैसे ही अब कहानी आने वाली पीढ़ी को समझाया जाएगा। एक था चुनाव आयोग, जब कोई शिकायत की जाती थी तो चुनाव आयोग खड़ा हो जाता था। एक था चुनाव आयोग जो किसी सरकार से नहीं डरता था। एक था चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराता था। और देश कहां खड़ा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोटर हो गए हैं। बताइए संभव है क्या? यानी जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी वोटर है। ये हो रहा है भारत के संविधान के मौजूद रहते हुए। चुनाव आयोग भीतर से कितना कमजोर है ये आप सब समझ रहे हैं। राजनीति कैसे हो रही है? सरकार बने या न बने, आपका विधायक खरीदो, तोड़ो, जीतो, ये करो वो करो, सरकार आपकी बन जाएगी। बताइए गलत है कि सही? आज से 1980 के पहले गांव के पुराने लोग जानते होंगे, लाठी लेकर के 2 आदमी कुछ जातियों के मोहल्लों के सामने खड़ा हो जाता था, वोट नहीं डालने देता था। बताइए तो सही गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? यहाँ के लोग, आप लोग बताइए, सब लोग वोट डाल लेते थे क्या? संविधान धीरे धीरे पहुंचा तब तो वोट डालना शुरू हो गई। अब पुलिस बंदूक लेके खड़ी हो गई है वोटर के सामने। बताइए गलत कह रहा हूँ, सही?
अगर इसके बाद भी समाज जागरूक नहीं है तो नेता को कितना भी मंच पर खड़ा होकर के आलोचना कर लीजिए, समाज जागा होता है तो नेता भी जागा होता है। जो समाज सोया है वो केवल नेता के जगाने से तो कभी नहीं जागेगा, ये बात नोट कर लीजिए। थोड़ा जागना तो हमें, मान्यवर कांशीराम कहते थे मुर्दा लोग कोई मिशन चला नहीं सकते और जिंदा लोग के मिशन को रुकने नहीं दे सकते। आज आपका मिशन अगर रुक रहा है, कमजोर है, तो थोड़ा अपनी तरफ भी झांक लीजिए। हमारे लोग क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। मैं निवेदन करने आया हूं आपसे, बहुत सारे लोग सम्मानित बैठे हैं, जितना मेरी उम्र नहीं होगी उतना लोगों ने संघर्षों में खपा दिया है। और जब आप सामने खड़े होकर, अभी एक बहुत सम्मानित शख्स हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने आके मुझे एक कलम भेंट की और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कलम देना चाहता हूं। मैंने कहा सर, आपने मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा ताज मेरे सर पे पहनाया है, इससे बड़ा सम्मान हमारे लोगों ने कुछ नहीं। क्योंकि आज की सबसे बड़ी लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमारे पुरखों ने लाठी से लड़ी, बताइए गलत कह रहा हूं कि नहीं? इसी बनारस में लाठी लेके कुछ लोग खड़े नहीं होते तो बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया होता। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब हमारे बच्चों को शिक्षा मिली, कलम मिली। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब जाके सड़क पर चलने का सम्मान मिला। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब जाके बाबा साहब का संविधान गांव गांव पहुंचा। और मान्यवर कांशीराम अपने रैलियों में जाते थे तो कलम लेकर जाते थे और वो उसके उदाहरण से समझाते थे। मैं इतिहास लौटा रहा हूँ, पुराने लोगों सोचना, कलम लेके कहते थे कि ये 85% हैं और उसके ऊपर कोई आकर, अब बाकी मैं कहूँगा नहीं, समझदार को इशारा काफी। इसलिए कहते थे कि जब तक ये समाज ऐसे रहेगा, शोषण, अन्याय, अत्याचार बना रहेगा। बाबा साहब का संविधान इस समाज को ऐसे बनाना चाहता है जो मैं भी बराबर, तुम भी बराबर, तुम हमारा सम्मान करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। हमारे पिताजी को तुम्हारा बेटा भी नमस्कार न करे और तुम्हारे बेटे को हमारे पिताजी भी नमस्कार करें, ये हम समाज नहीं चाहते। समझदार समझ गए होंगे, किसके बच्चे को हमारे पिता भी नमस्कार करते थे और हमारे पिता को किसका बेटा भी नमस्कार नहीं करता। हम नहीं चाहते कि किसी जाति के खिलाफ हमारी लड़ाई हो। मेरे लोगों और नौजवानों, मैं आपसे भी अपील करने आया हूं, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। अपनी जाति के बिरादरी के लोगों को जोड़ लीजिए। किसी की लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं, अपनी लकीर को बड़ा कर देने की जरूरत है। हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं भाई। जो समझदार था, जागरूक था, वो अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, उसके बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने बैठे हैं। आप भी अपने बेटा बेटी को जगह जमीन बेचकर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, लड़ा सकते हो तो लड़ाओ, वो लड़ करके अपनी कुर्सी ले लेगा। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? किसी और से लड़ने की जरूरत है क्या? हमें आपस में लोगों को एकजुट करने की जरूरत है। मैंने RTI लगाई थी 2018 में, वही सब किया था, इसलिए तो नौकरी से बाहर कर दिया गया हूं। RTI लगा के मैंने पूछा कि देश के कुलपतियों में कितने कुलपति किस किस जाति के हैं। विश्व गुरु बनाने का झूठा सब बोलता है कि विश्व गुरु बनाएंगे, और आंकड़ा क्या है पता है? 2018 तक इस देश में 596 कुलपति कुल थे। उसमें 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के और 36 OBC के थे। 550 कौन थे? बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो 550 वही थे। और भी अभी आपके 90% लोग मंडल आंदोलन के बाद पहली बार आए, और मंडल के लिए लड़ाई देखो बहुजनों, एक होना हमारी जरूरत नहीं है। PDA आज नहीं बना है। PDA बनाने का काम शुरू किसी ने किया तो वो तथागत बुद्ध ने किया था। PDA के पहले नायक तो तथागत बुद्ध हैं, और बाकी सारे नायक कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद हैं, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना हैं, फूले हैं। और PDA का काम सबसे पहले किसी ने किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। 1956 में चिट्ठी लिखते हैं बाबा साहब अंबेडकर कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने जा रहा हूं और अंबेडकरवादी और समाजवादियों को भी एक होकर के काम करने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया चिट्ठी लिख करके जवाब देते हैं कि अगली बार दिल्ली आइएगा, मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, समाजवादी और अंबेडकरवादी लोगों को एक करेंगे और वंचितों शोषितों का राज कायम करेंगे। PDA वहां बना था। अफसोस, अक्टूबर 1956 में यह पत्र व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया में हो रहा था। चिट्ठी कहिएगा तो मैं सार्वजनिक करूंगा। और दिसंबर 1956 में कुदरत ने बाबा साहब को हमसे छीन लिया, वो PDA अधूरा रह गया। फिर PDA बनाया मान्यवर कांशीराम ने। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई लड़ने का काम हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम ने किया है। और मान्यवर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे,
मानवर कांशीराम एक प्रयोगशाला थे जिन्होंने पिछड़ों और दलितों को राजनीति सिखाई थी, और वो उस समय की लड़ाई मंडल आंदोलन की लड़ाई थी। पिछड़े समाज के लोगों जिस समय मंडल आंदोलन की लड़ाई बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के कमीशन पर बीपी सिंह सरकार ने लागू किया, मंडल के विरोध में कमंडल लेकर कौन निकला था, इतिहास बता देना गांव-गांव, आपका बच्चा कहीं दंगाई भीड़ का हिस्सा बनने से बच जाएगा। मंडल का विरोध किसने किया? एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसने मंडल आंदोलन का विरोध किया। एक भी दलित का नाम बताइए जिसने मंडल आंदोलन का विरोध किया। एक भी आदिवासी ने विरोध किया हो तो बताइए। मंडल आंदोलन का विरोध अमेरिका ने किया, चीन ने किया, नेपाल ने किया, भूटान ने किया, किसने किया? कौन था मंडल का विरोधी? और आज ये सवाल अगर अपने बच्चों को नहीं बताए तो पता ही नहीं चलेगा। ये वकील लोग हैं और अभी यहां पर भूमिका जब बना रहे थे, मंडल आंदोलन के लिए जितने लोग सड़क पर उतरे लाठियों से पीटा गया था। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और वहां जब गया, एक आंदोलन हम लोग कर रहे थे, मनोज भाई आए हुए थे, बहुत सारे हमारे नौजवान जानते हैं, रोस्टर आंदोलन। और जब वहां पर खड़े हुए और नारा लगाए और उस नारे में हमने कहा कि नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा फूले अंबेडकर, ये नारा जब हमने वहां लगाया, उस नारे के बाद वहां पर एक आदमी ने आकर के, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, पूर्वांचल के लोगों, इस मिट्टी की तासीर बगावत की है। इसीलिए मैंने कबीर से बात शुरू की थी, कबीर पर खत्म कर रहा हूं। बागियों का ही इतिहास में नाम मिलता है, गुलामों का नाम इतिहास में कभी नहीं मिलता, याद रखना। जो बिक गए, जो डर गए और जो समझौता कर गए, वो इतिहास में दर्ज नहीं होते। बगावत करने वालों का ही इतिहास में नाम दर्ज होता है। इसीलिए आज यहां से निकल करके नारा लेने की जरूरत है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंडल आंदोलन का इतिहास बताना इस देश को। मानवर कांशीराम ने सैकड़ों रैलियां मंडल आंदोलन के लिए की थी। ओबीसी और दलितों की एकता तो यहां बनी थी, और उस समय जब एकता बनी, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई मान्यवर कांशीराम, ये सारे मिलकर के पीडीए बनाए थे और मंडल आंदोलन लागू करके इस देश के वंचितों को, शोषितों को, किसान को, कमेरा को उसका हक दिलाने का काम कर रहे थे। और उसी समय कुछ लोग दूसरा काम करने के लिए रथ पर बैठे हुए थे। पहचान रहे हो तो पहचानो, आज भी रथ पे बैठे हुए हैं। आज वाले रथ की कीमत है 8,000 करोड़ रुपया, चश्मे की कीमत है 1.5 लाख रुपया, सूट पर 10 लाख का नाम लिखवाया गया था और नारा दिया गया था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। ऐसा फकीरी हो तो पूर्वांचल के हर जिला में एक एक फकीर ऐसा हो जाए तो पूरा पूर्वांचल का कल्याण हो जाए।